आज हम करने वाले हैं BHIC 110 यूनिट 2 कंपनी की वाणिज्यिक नीतियां और भारतीय व्यापार। इसके मुख्य पॉइंट हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है एकाधिकार बनाम मुक्त व्यापार। नंबर 4 पॉइंट है कंपनी के व्यापार की प्रकृति। नंबर 5 पॉइंट है वाणिज्यिक व्यवसाय और राजनीतिक शक्ति। नंबर 6 पॉइंट रहेगा औद्योगिक औद्योगिक पूंजीवाद का उदय एवं कंपनी की वाणिज्यिक नीतियां। फर्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा। आजकल व्यावसायिक उद्यमों में उन कंपनियों का प्रभुत्व अधिक है जो स्टॉक एवं शेयर्स की बिक्री इसलिए करती हैं जिससे कि उनके व्यवसाय में जरूरत पड़ने वाली पूंजी को वो आसानी से एकत्रित कर सकें। इसी प्रकार से यूरोप की ईस्ट इंडिया कंपनी विश्व में पहली संयुक्त स्टॉक कंपनियों में से एक माना जाता है। संयुक्त स्टॉक कंपनी संरचना के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसके अनुसार विभिन्न स्रोतों एवं शेयरधारकों से पूंजी को एकत्रित किया जाता है। ये कंपनियां फिर इस योग्य हो जाती हैं कि किसी एक मालिक या कुछ हिस्सेदार उपलब्ध करा के ये काफ़ी बड़ी पूंजी में मात्रा में पूंजी को इकट्ठा कर सकती हैं। ये स्टॉक कंपनियां व्यवसायिक गतिविधियों और नीतियों को काफ़ी लंबे समय तक, कभी कभी सदियों तक अनावृत रूप से चलाने को सुनिश्चित कर सकती हैं, जबकि एक मालिक के अधीन व्यवसाय का जीवन काफ़ी कम होता है। संयुक्त स्टॉक कंपनी में पूंजी की गतिशीलता बनाए रखने की पर्याप्त संभावना होती है। इसके अंदर शेयरधारकों के रूप में निवेश किए गए धन को शेयर का मालिक वापस ले सकता है, अपने यानी कि अपने शेयर को दूसरे को बेचकर अपने पैसे को वापस ले सकता है। दूसरी कंपनियों में निवेश करने की सहित वह उसको कहीं अन्य उपयोग भी कर सकता है। इस प्रकार से पूंजी का सही रूप से उपयोग होता है और वह अधिक लाभ लेने वाले उद्यमों में यह पूंजी गतिशील होती रहती है। इस प्रकार से पूंजी का अच्छी प्रकार से प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार के संगठन के नए स्वरूप की आवश्यकता थी, क्योंकि निवेश करने के लिए काफ़ी बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती थी। ऐसा इस कारण होता था क्योंकि व्यापार की अनिश्चितता बनी रहती थी, यानी कि जहाज़ का डूब जाना, युद्ध की स्थिति हो जाना। इस प्रकार से पूंजी निवेश करने तथा लाभांश प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता था, क्योंकि व्यापारिक जहाज़ों को भारत तक जाने के लिए संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। इन्हीं कारणों से शुरुआती दिनों में अंग्रेजी सौदागरों को और कंपनियों को धन इकट्ठा करने के लिए स्टॉक के रूप में धन इकट्ठा किया जाता था, जिससे कि वो अपने जहाज़ों को खरीद सकते थे, किराए पर लेने के लिए सुसज्जित कर सकते थे। इसकी तर्कपूर्ण आधारित इसी तर्क पर आधारित संयुक्त स्टॉक उद्यमों की स्थापना हुई, यानी कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जो कि 1600 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत में लंदन के कुछ धनी सौदागर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक थे, लेकिन 18वीं सदी के दौरान तुलनात्मक रूप से कुछ छोटे धारकों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना शेयर खरीदा था। इसके बाद नई यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज 1760 में एक इस नए नाम से इसकी स्थापना की, लेकिन इसको उसी पुराने नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी संरचनात्मक विशेषता यह थी कि इंग्लैंड की सरकार के द्वारा इसको एकाधिकार प्रदान किया गया था। इसका मतलब यह था कि भारत तथा हिंद महासागर के अन्य देशों और इससे आगे पूरब की ओर चीन के साथ होने वाले व्यापार में कंपनी का पूर्ण रूप से नियंत्रण कायम हो गया था। इसके फलस्वरूप उपरोक्त बताए गए देशों के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत थी। यह कंपनी का वैध अधिकार था जिसे पहली बार महारानी एलिजाबेथ ने प्रदान किया था, क्योंकि वाणिज्यवादियों के विचारों के अनुसार सामान्यतः यह विश्वास किया जाता था कि विदेशी व्यापार से धन देश के अंदर लाने के लिए राज्य को बाहरी व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके दूरस्थ देशों के साथ व्यापार में जो जोखिम होने की से विशेषकर एकाधिकार व्यवस्था को अनिवार्य माना जाने लगा था, जिससे कि निवेशकर्ताओं को एकाधिकार लाभों में उनके प्राप्त होने वाले लाभों को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय व्यापार में अपेक्षाकृत धनी सौदागर ब्रिटिश राजा के दरबार में और सरकार में काफ़ी प्रभावशाली हुआ करते थे, और ये जो कंपनी को एकाधिकार दिया गया था वो लिखित अनुदान के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है एकाधिकार बनाम मुक्त व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वोच्च प्रबंधकों को निर्देशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। दूसरों को व्यापार में प्रवेश करने से रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता था, यानी कि
कंपनी को काफ़ी बड़ा संघर्ष करना पड़ता था ताकि डच या फ्रांसीसी कंपनियाँ उनके व्यापार में कोई अवरोध पैदा ना करें। और यह व्यापार करना कोई आसान कार्य नहीं था। यह अन्य बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ये अपने औपचारिक व्यवसाय अर्थात कंपनी के व्यवसाय के साथ-साथ अपनी व्यक्तिगत व्यवसाय स्थापित कर सकते थे, लेकिन उनका यह व्यवसाय कंपनी के हितों के ऊपर नहीं हो सकता था। एक अन्य तथ्य यह भी था कि वहाँ पर सदैव ऐसे सौदागर एवं साहसी लोग हुआ करते थे जो व्यापार के लिए भारत आते थे और अपनी स्वयं की व्यावसायिक फर्मों को स्थापित कर लिया करते थे, जिन्हें मुक्त सौदागर यानी कि इंटरलोपर्स कहा जाता था, जो कि बिना अधिकार पत्र के व्यापार करते थे। बिना अधिकार के प्रवेश करने वाले अनाधिकृत व्यवसाय में व्यस्त रहा करते थे। इन दोनों प्रकार की गतिविधियों ने कंपनी के एकाधिकार के रास्ते में अवरोध पैदा किया था। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन 19वीं सदी तक काफ़ी कम था। व्यक्तिगत व्यापार के लाभ से वेतन में वृद्धि करने की परंपरा का व्यापक चलन था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि कंपनी के सेवक आदतन अपने व्यक्तिगत व्यापार की वस्तुओं को कंपनी की निर्यात की वस्तुओं के साथ रख दिया करते थे, जिससे कि बंगाल में आंतरिक करों में उनको छूट मिल सकती थी। इसको दस्तक का गलत प्रयोग कहा गया, यानी कि कर मुक्त व्यापार के लिए जो दस्तक प्रदान किया जाता था, उसका गलत प्रयोग किया गया। यह बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजों के बीच विवाद और संघर्ष के कारण का मुख्य विषय बना रहा। जहाँ तक मुक्त व्यापारों सौदागरों का प्रश्न है, उनका उद्देश्य अपने व्यापार का प्रसार कंपनी के व्यापार की कीमत पर करना था। यद्यपि उनको इसलिए साइन किया गया क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों के लिए वे काफ़ी उपयोगी हुआ करते थे, जिससे कंपनी के कर्मचारी अपने संचित धन लूट का निवेश उनके व्यापार में किया करते थे और दूसरा उनको लूट का भय भी नहीं रहता था। धन को मुक्त व्यापारों के माध्यम से इंग्लैंड में भेज दिया जाता था और कंपनी के निर्देशक और लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे विवेकशील गवर्नरों ने कंपनी के कर्मचारियों पर व्यक्तिगत व्यापार छोड़ने के लिए दबाव भी डाला था। इस कारण से मुक्त व्यापारों सौदागरों को कंपनी के कर्मचारियों से अधिक पूंजी प्राप्त हुई। वे ऐसे कार्य करते थे जिनसे उनको कंपनी के कर्मचारियों का एजेंट भी कहा जाने लगा था। इसी के साथ उन एजेंसी संगठनों का विकास हुआ, जिन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रबंधक एजेंसी यानी कि मैनेजिंग एजेंसी के नाम से पुकारा जाने लगा। इसी बीच इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकार पर अधिक एकाधिकार की आलोचना होने लगी। मुक्त व्यापार का सिद्धांत, जिसको कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस 1976 ने प्रचारित किया था, वह एकाधिकार के काफ़ी विरोधी थे। भारतीय व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अलग किए गए पूंजीपतियों ने स्वाभाविक रूप से मुक्त व्यापार के अभियान का समर्थन किया। उद्योग क्रांति के जारी रहने से 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक पूंजीपतियों के हित और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इंग्लैंड की संसद में एक ऐसी शक्तिशाली लॉबी थी जो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दबाव बनाई हुई थी। इस प्रकार से 1813 में एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद भारतीय व्यापार में कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1833 के दूसरे चार्टर अधिनियम ने चीन के व्यापार में कंपनी के शेष बचे हुए विशेषाधिकार को भी समाप्त कर दिया था। इस प्रकार से 200 वर्षों से भी अधिक वर्षों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए एकाधिकार को सरकार ने वापस ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के व्यापार की प्रकृति। हालांकि वाणिज्यिक पूंजीपति व्यवसाय का सार सस्ता खरीदना एवं महंगा बेचना होता है। जब प्रतिस्पर्धा को कम करना व्यापार का स्वाभाविक लक्ष्य होगा, यदि आपका लक्ष्य सस्ता खरीदना है तो आपको बाजार में खरीदारों को कम करना होगा। इससे आपको निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होगी। निश्चय ही यह सस्ता खरीदने में सहायता प्रदान करेगा। इसी प्रकार यदि आप अपने सामान को महंगा बेचना चाहते हैं तो आपको बेचने वालों को कम करना पड़ेगा, यानी विक्रेताओं की संख्या को कम करना पड़ेगा। लेकिन व्यावहारिक रूप से ये होना कदाचित सत्य नहीं है। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए कभी-कभी शक्ति का प्रयोग वैधानिक नियम, कानून और प्रतियोगिताओं को हटाने के लिए युद्ध जैसे संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सभी साधनों का भरपूर उपयोग किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यवसाय मसालों का निर्यात करना, नील, सूती कपड़ों आदि उपभोग की वस्तुओं का उपार्जन करना एवं यूरोप में इनका निर्यात करना आदि हुआ करता था।
17वीं सदी की एक फैक्ट्री की सामान्यतः प्रतियोगिता स्थानीय या देशी सौदागरों और दूसरी यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आदि सहित विदेशी व्यापारों के साथ हुआ करती थी। 18वीं सदी के दौरान अंग्रेजों ने लगातार लाभ की स्थिति को प्राप्त कर लिया था, जिसके प्रमुख कारण थे। पहला पॉइंट पहला कारण यह था दूसरी यूरोपीय कंपनियां यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को कम कर दिया गया, जिससे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा सैन्य एवं राजनीतिक विजय प्राप्त कर ली इनके ऊपर और इससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई। सेकंड पॉइंट ये था कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति में वृद्धि हुई और उसके पश्चात उन्होंने बलपूर्वक स्थानीय राज्यों से यूरोपीय व्यापारियों के लिए विशेष व्यापार विशेष विशेषाधिकारों को अपने कब्जे में ले लिया था। यानी कि मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया तो जहाँ जहाँ पर यूरोपीय कंपनियां जो अन्य कंपनियां थी यानी कि फ्रेंच और डच और अन्य पुर्तगाली कंपनियों के विशेष अधिकारों को अपने कब्जे में ले लिया। थर्ड पॉइंट है कारीगरों, जुलाहों और किसानों यानी कि विशेषकर नील उत्पादक किसानों का सस्ते दाम पर उनका सामान का उत्पादन कराने के लिए 18वीं सदी के अंतिम दशक से ही शोषण किया जाने लगा था। यूरोप को निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं के प्रति सामूहिक एकाधिकार की स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है और इस प्रकार से जो भी वस्तुओं को यूरोप में निर्यात किया जाता था उन पर एकाधिकार कंपनी ने प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है वाणिज्यिक व्यवसाय और राजनीतिक शक्ति। भारत के साथ यूरोपीय व्यापार के प्रारंभ में समय समय पर एक या अधिक जहाजों से समुद्री यात्राएं करनी पड़ती थी। इसलिए उत्पादन केंद्रों के बड़े समुद्री बंदरगाहों के पास फैक्ट्रियों को स्थापित करना आवश्यक हो गया था। ये आज के उन फैक्ट्रियों की बातें नहीं थी जहाँ पर वास्तविक उत्पादन किया जाता है। यानी कि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी में फैक्ट्री शब्द का अर्थ था कि किसी विदेशी कंपनी के द्वारा विदेशी व्यापार के केंद्रों की स्थापना करना। यानी कि वो जो भी सामान यूरोप भेजना होता था या निर्यात करना होता था उस सामान को वो क्षेत्रीय साहूकारों या जमींदारों से खरीद करके उनको हम फैक्ट्रियों में स्टोर किया करते थे और जब जहाज यूरोप से आते थे तो उसमें लोड करके यूरोप ले जा सकते थे। जिन अधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति की जाती थी उनको फैक्टर्स कहा जाता था और ये अनिवार्य रूप से वेतनभोगी एजेंट थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से निर्यात के लिए सामान की खरीदारी किया करते थे। अब अन्य ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ साथ अन्य अंग्रेजी कंपनियां भी इन फैक्ट्रियों के चारों ओर किलों का निर्माण कर उनको सुरक्षित करना शुरुआत कर दिया था। यानी कि उन्होंने फैक्ट्रियों के चारों ओर किलों का निर्माण करना शुरुआत कर दिया था। कुछ स्थानीय सरकारों ने उस समय कुछ इन कंपनियों का ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध नहीं किया और किले का निर्माण करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन कंपनी ने आत्मरक्षा की वैधानिकता की सीमाओं का उल्लंघन किया और उसने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी एवं सैन्यीकरण इस ढंग से किया कि वे स्थानीय सरकारों को भी चुनौती देने लग गए और एक तरह से सैन्य केंद्र बन गए। कोलकाता का फोर्ट विलियम और मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज इसके प्रमुख उदाहरण है। कभी कभी कंपनी के क्षेत्रीय दावों का आधार वैध होता था, जैसे कि बंगाल में कंपनी को जमींदारी अधिकारों को प्रदान किया गया था। लेकिन अब इस अपवाद को छोड़कर 18वीं सदी के अंतिम दशकों में क्षेत्रीय दावों का वास्तविक आधार कंपनी की सैन्य शक्ति ही था। यानी कि केवल कंपनी अपनी क्षेत्रीय विस्तार और राजनीतिक शक्ति में विस्तार करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी किलेबंदी की और सैन्य शक्ति का विस्तार किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विकास चरणों में हुआ था। यानी कि सबसे पहले वो जहाजी बेड़े की व्यवस्था से फैक्ट्री व्यवस्था में तब्दील हुए, फिर उसके बाद उन्होंने किलेबंदी की व्यवस्था की और उसके बाद एक वे क्षेत्रीय शक्ति यानी कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए, जिससे कि उनकी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। सैन्य शक्ति का रखना कंपनी की राजनीतिक अनिवार्यता थी। शक्ति की क्षमता पर सामान का उत्पादन कराने के लिए कारीगरों अर्थात बंगाल के जुलाहों का दमन करने में सैन्य शक्ति का भरपूर प्रयोग किया गया। स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के एजेंटों और व्यक्तिगत व्यापारियों को बिचौलिया बनाने में तथा अन्य विदेशी सौदागरों को विशेषकर फ्रांसीसी और डच कंपनी के को अंग्रेज व्यापारियों के साथ प्रतियोगिता से करने में इस सैन्य शक्ति का भरपूर प्रयोग किया गया।
एक सैन्य तथा क्षेत्रीय शक्ति स्थानीय रियासतों से रिश्वत और धन वसूल करने में भी इसका प्रयोग किया गया। युद्ध में लूट के द्वारा भी धन का अर्जन किया जाता था। अंततः राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण से राजस्व पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया था। इसका उत्तम उदाहरण 1765 में बंगाल की दीवानी से को प्राप्त करने के बाद लगाया जा सकता है। बंगाल के भू राजस्व में कंपनी की हिस्सेदारी जाने से इंग्लैंड से भेजी जाने वाली सोने चांदी की मात्रा को वर्षों तक कम कराने में कंपनी सफल रही थी। कंपनी के द्वारा निर्यात के लिए भारत में सामान खरीदने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि भारत से जो सामान खरीदा जाता था वो उसके लिए अंग्रेज पेमेंट के तौर पे चांदी या सोना दिया करते थे और भारत के व्यापारियों से सामान खरीदते थे। लेकिन इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी की इच्छा थी कि इंग्लैंड से निर्यात होने वाली चांदी को कम किया जाए। यह तभी संभव हो सकता था जब भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं की अदायगी नगद पैसे के द्वारा की जाए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका उद्भव सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय एवं कंपनी की वाणिज्यिक नीतियां। 1750 में इंग्लैंड में राष्ट्रीय आय का लगभग 40 से 50% कृषि क्षेत्र से पैदा किया जाता था, लेकिन 1851 तक कृषि का भाग 20% तक कम हो गया और 1881 तक यह केवल 10% रह गया। इसके विपरीत इंग्लैंड की राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार का योगदान परस्पर बढ़ा, जो कि 1790 में केवल 14% था, जो कि बढ़कर 1880 में 36% हो गया था। यह इंग्लैंड में औद्योगिकरण की तेज गति का सूचक माना जाता है। इससे इंग्लैंड को 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया था, यानी कि काफी इंग्लैंड का काफी विकास हुआ था इस समय के दौरान। विदेशी व्यापार ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में प्रमुखता प्राप्त कर ली थी, यानी कि विदेशी व्यापार इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य रूप से हिस्सा बन गया था और अंग्रेजी सूती कपड़ा उद्योग के विकास का स्पष्ट अर्थ था कि इंग्लैंड में भारतीय सूती कपड़ों की मांग का अंत हो जाना, जिससे कि भारतीय सूती कपड़ा उद्योग को काफी हानि हुई थी। उद्योग के सामान को तैयार करने के लिए अब इंग्लैंड को पहले से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, यानी कि उद्योग क्रांति हो जाने के कारण इंग्लैंड में अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। औद्योगिकरण के बाद इंग्लैंड भारत एवं अन्य देशों से कपास का आयात करने लगा था। इंग्लैंड के प्रथम औद्योगिक पूंजीवादी देश में रूपांतरित हो जाने से व्यापारिक कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय साम्राज्य की भूमिका में भी बदलाव आया। इस समय में भारतीय उत्पादित सामान के इंग्लैंड को होने वाले निर्यात में कमी आई। भारत से इंग्लैंड को निर्यात होने वाले कपड़ों का मूल्य 1815 में 13 लाख पाउंड हुआ करता था, लेकिन यह निर्यात कम होकर मात्र 1 लाख पाउंड मूल्य का रह गया था। ठीक इसी के दौरान इंग्लैंड से भारत को आयात होने वाले सूती कपड़ों में 15 गुना वृद्धि हुई थी, यानी कि अंग्रेज भारत से सामान खरीदने में कम पैसा खर्च कर रहे थे, बल्कि अपने इंग्लैंड में जो सामान्य उत्पादों का जो निर्माण किया जाता था उसको भारतीय बाजारों में लाकर सस्ते दामों में बेचा करते थे, जिससे कि भारतीय उद्योग धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगे और इंग्लैंड को इससे काफ़ी आर्थिक मुनाफा प्राप्त हुआ। 1820 के दशक में केवल अंग्रेजों के द्वारा भारत से यूरोप में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में केवल कच्ची रेशम, सोरा और बारूद ही और कच्चा माल कृषि उत्पाद के रूप में केवल नील एकमात्र उत्पादित वस्तु रेशम की वस्त्रों का बहुत कम मात्रा में निर्यात केवल निर्यात के रूप में हिस्सा रह गया था। बाकी सारा कुछ अंग्रेजों ने भारत से खरीदना बंद कर दिया था और वो केवल इंग्लैंड से जो भी वस्तुएं हुआ करती थी उनको भारतीय बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। जहाँ तक इंग्लैंड में आयात का प्रश्न है, कंपनी ने 1824 में इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। वह केवल सैन्य का सामान ही आयात करती थी, जिसका इन सैन्य सामानों का प्रयोग वह स्वयं ही करती थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार कंपनी के हाथों से निकलने के बाद व्यक्तिगत व्यापारों के हाथ में चला गया। जैसा कि आप 1813 के चार्टर अधिनियम से जानते हैं, भारतीय व्यापार को पूर्ण रूप से निजी कंपनियों के लिए ही खोल दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्षेत्र
अब इसके बाद केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्रीय राजस्व ही प्राप्त होता था। इसको भू राजस्व तथा कंपनी के द्वारा विजित क्षेत्रों से दूसरे कर वसूल करने के रूप में प्राप्त किया जाता था। 1820 से कंपनी क्षेत्रीय राजस्व पर निर्भर रहने लगी, जबकि 1765 तक उसकी आमदनी केवल व्यापारिक लाभ से ही आती थी। 1765 से कंपनी के द्वारा बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाने पर उसके क्षेत्रीय राजस्व में वृद्धि होने लगी थी। इस प्रकार से कंपनी का एक व्यापारिक कॉरपोरेशन से एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में रूपांतरण हुआ था। 1765 से कंपनी बंगाल सरकार का एक हिस्सा थी और ठीक उसी प्रकार उसी समय वह एक व्यापारिक कंपनी भी थी। बंगाल के राजस्व के एक पर्याप्त भाग का उपयोग इंग्लैंड को निर्यात करने वाले सामान को खरीदने में भी किया जाता था। इसको निवेश अंग्रेजों के द्वारा निवेश कहा जाता था, बल्कि भारतीय राष्ट्रीयवादियों के द्वारा इसको राष्ट्रीय निकासी का एक सिद्धांत कहा गया। इस क्षेत्रीय राजस्व के बल पर कंपनी को उधार में ही धन प्राप्त हो जाता था और इसके द्वारा कंपनी का इस धन का प्रयोग सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता था और सैन्य सामान को खरीदने में किया जाता था। इससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्रीय प्रसार करने में काफ़ी मदद मिलती थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।